बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक को, वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर। इट्स अ वेरी डिटेल्ड लेक्चर अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, देन इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, एडिशन ऑफ वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स, subtraction of vectors, multiplication of a vector by a scalar, then the concept of unit vector, null vector, equal vectors, rectangular components of a vector, vector addition by rectangular components, and then we will have some practice questions. So let's take a start with the basic concepts of scalar and vector quantities. Physical quantities में सबसे पहली कैटेगरी तो है इनकी अकॉर्डिंग टू द नेचर कि ये बेस होती हैं और डिराइव क्वांटिटीज होती हैं। यही बेस क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज फिर फर्दर डिफरेंशिएट की जाती हैं या इनको फर्दर डिफरेंशिएट किया जाता है। कि किन क्वांटिटीज को अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत पड़ती है। वो तमाम क्वांटिटीज जिन्हें अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए एक अदद मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत पड़े, उन क्वांटिटीज़ को हम नाम देते हैं स्केलर का। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को यहाँ पर हम स्टार्ट दे रहे हैं बिल्कुल एक रिदम, एक सीक्वेंस के साथ। कि सबसे पहले कैटेगरी है कॉन्स्टेंट्स की, जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर होता है। मैग्नीट्यूड इज सिंपली अ नंबर। इस टॉपिक में ये वर्ड मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा यूज होगा, सो इस बात पर आपने फोकस रखना है कि मैग्नीट्यूड इज सिंपली अ नंबर। For example, refractive index of glass is represented as 1.5. refractive index n is equal to c over v के इक्वल है। ये refractive index c over v के जो इक्वल है, सेम क्वांटिटीज की रेशो है। सेम क्वांटिटी की रेशो की वजह से कोई यूनिट एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज सिंपली अ नंबर। नेक्स्ट, स्केलर क्वांटिटीज। मैग्नीट्यूड के साथ एक और क्वांटिटी का इजाफा हो जाता है कि इनको एक्सप्लेनेशन के लिए मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर है और यूनिट भी रिक्वायर है। अब मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ जो क्वांटिटीज एक्सप्लेन होती हैं उनको हम नाम देते हैं स्केलर क्वांटिटीज का। अमाउंट ऑफ मैटर, फॉर एग्जांपल 5 kg, ये अमाउंट ऑफ मैटर है। इसमें आपको सिर्फ 5 नंबर यानी मैग्नीट्यूड और किलोग्राम उसका यूनिट रिक्वायर है। 37 डिग्री सेल्सियस या 38 केल्विन या फिर 10 मोल्स। तो स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल्स अगर आपको याद रखनी हो तो सिंपली याद रखें, ये जितनी 7 बेस क्वांटिटीज हैं ये सब की सब स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो 7 एग्जांपल्स ये हो गई। बाकी आप डिराइव क्वांटिटीज में फिर फर्दर अपने नॉलेज को इन्हांस करने के लिए पढ़ सकते हैं कि इसमें वर्क है, पावर है, प्रेशर है, इस तरह से कई क्वांटिटीज हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये सब की सब स्केलर क्वांटिटीज कंसिडर होती हैं। फिर बात आती है वेक्टर्स की। अ वेक्टर क्वांटिटी विल बी दैट जिसे 3 इंफॉर्मेशन चाहिए हो। लेट्स से कि हमारे पास वैल्यू ऑफ जी ये होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट इसकी डायरेक्शन साथ मेंशन करना जरूरी है कि इट्स डायरेक्शन इज डाउनवर्ड। सो 3 इंफॉर्मेशन चाहिए, नंबर 1 मैग्नीट्यूड, नंबर 2 यूनिट एंड नंबर 3 डायरेक्शन। तो वो तमाम तर क्वांटिटीज जिनको अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए कम से कम 3 इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़े, these quantities are named as vector quantities। यहाँ पर भी gravitational acceleration 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड एंड दैट्स द एग्जांपल। तो आपने याद रखना है कि वेक्टर, मैग्नीट्यूड, स्केलर और कॉन्स्टेंट्स में फर्क ये है, कॉन्स्टेंट ओनली हैज मैग्नीट्यूड, स्केलर हैव मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, एंड वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। सो यहाँ तक एक जनरल ब्रीफिंग है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज की। उसके बाद हम बात करेंगे फिर फर्दर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की। सो इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स पे आते हैं। अ वेक्टर हैज अ क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज यूनिट। अब आप जब भी वेक्टर्स को देखते हैं तो वेक्टर्स बेसिकली एक एरो की शेप में बने हुए होते हैं। अब एरो की शेप में ये कैसे बनाए जाते हैं और वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? वेक्टर्स की बेसिकली 2 तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है। रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं यहाँ पे आर लिख रहा हूं। एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है सिंबॉलिक और एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होती है ग्राफिकल। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है कि लेट्स से मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिखता हूं, F इज इक्वल टू ma, एंड यू आर आस्क्ड
कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है और कौन सी स्केलर है। सो बज़ाहिर अगर आपको एग्जाम्पलरी तौर पे नहीं भी याद कि इसमें वेक्टर कौन था, इसमें स्केलर कौन था, तो सिंबल्स के थ्रू इसको आसान बनाने के लिए व्हाट आई कैन डू कि मैं f को थोड़ा सा थिक करके लिख दूं m एज इट इज, और एज वेल एज मैं a को भी थिकर कर दूं या बोल्ड कर दूं। अब इससे ये पता चल रहा है कि जो क्वांटिटीज बोल्ड लेटर्स में लिखी हैं वो वेक्टर्स हैं, या फिर इतना टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहते आप, तो f इज इक्वल टू एम ए लिख के आप हाफ एरो या फुल एरो या एक बार लगा के वेक्टर क्वांटिटीज को स्केलर से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। अब इसमें क्लियर कट है कि देयर आर 2 वेक्टर क्वांटिटीज एंड 1 स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर बोल्ड लेटर्स या एरो ऑन द लेटर ये वेक्टर्स की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब बात आती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उसके लिए यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता चलूँ कि ग्राफ में वेक्टर कैसे डिजाइन होता है और एक्चुअल में वेक्टर डिजाइन होता कैसे। ये जो एरो आप यहां पर देख रहे हैं, लेट अस से कि आपको ये कहा जाता है कि 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई की गई है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब ये है मैग्नीट्यूड, ये है यूनिट, और नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री ये है डायरेक्शन। अब मैं 20 न्यूटन को किसी पेपर पे कैसे डिसिप्लिन कर सकता हूँ, कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ। आई विल डू अ स्केलिंग अरेंजमेंट, में एक स्केल डिजाइन करूंगा। लेट्स से कि आई कॉल के 4 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इट मीन्स 20 न्यूटन विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो अब मैं पेपर पे 20 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 सेंटीमीटर लॉन्ग वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूँ। यानी मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा जिसकी लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर, और मुझे पता है कि 5 सेंटीमीटर एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 न्यूटन फोर्स को। अब आती है बात डायरेक्शन की। एक्स और वाई एक्सिस बना के लेट्स से मैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 कोऑर्डिनेट्स बनाकर अब मुझे इस 20 न्यूटन फोर्स को 45 डिग्री पे मेंशन करना है। तो जस्ट एक अंदाजे के मुताबिक लेट्स से ये 45 डिग्रीज हैं, तो मैं ये 5 सेंटीमीटर लेंथ का वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करूंगा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो देखें स्टूडेंट्स कि 20 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट 45 अब हमारे पास वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर डिस्प्लेड है। सो अ मैग्नीट्यूड हैज अ टेल, a vector has a tail and an arrowhead। इस टेल और हेड का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है whenever we add the vectors या whenever we subtract और multiply the vectors। so वेक्टर वो क्वांटिटीज हैं जिनको मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन रिक्वायर है। इन्हें रिप्रेजेंट करने का एक तरीका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें आप लेटर्स को बोल्ड कर सकते हैं या फिर आप उनके ऊपर एरोहेड अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि आपने जो लेंथ ऑफ द लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को, और एरोहेड जो है ये होता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब हम एक कंपैरिजन करते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के दरमियान कि अब तक इनमें क्या फर्क हमें नजर आता है। कि डेफिनेशन देखें तो स्केलर्स रिक्वायर मैग्नीट्यूड ओनली एज वेल एज यू कैन से दे रिक्वायर यूनिट आल्सो, जबकि वेक्टर्स रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऑपरेशनिंग रूल्स है कि स्केलर्स पर एडिशन भी अप्लाई हो सकती है, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, बस सिंपल अरिथमेटिक मींस। इवन स्केलर्स पे डिवीजन भी अप्लाई हो सकती। बट रिमेंबर वेक्टर्स पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होती है, वो भी ग्राफिकल रूल्स के तहत। वेक्टर्स जो हैं ये डिवाइड नहीं हो सकते, सो कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो रिमेंबर वेक्टर्स ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर्स को आपस में डिवाइड नहीं करते, क्योंकि वेक्टर्स को आपस में डिवाइड करने से ये एक दूसरे के इफेक्ट को या डायरेक्शनल इफेक्ट्स को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे बल्कि नेक्स्ट पॉइंट है भी कि डिवीजन, कि 2 स्केलर्स कैन बी डिवाइडेड बट 2 वेक्टर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। रिप्रेजेंटेशन, स्केलर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल लेटर्स, मास के लिए m, टेम्परेचर के लिए केल्विन या T, जबकि एरो हेड यूज होता है और बोल्ड लेटर यूज होते हैं वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहां तक जनरलाइज करें चीजों को कि वेक्टर वो क्वांटिटीज हैं विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू बोल्ड लेटर्स या एरोहेड ऑन द सिंबल।
जैसे ही आप अपनी calculate.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेट की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जेक्टिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें, सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ, जिसके सारे के सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये हेड और टेल की सूरत में रिप्रेजेंट होते हैं और इनकी डायरेक्शन जो है वो एरो हेड के थ्रू मेंशन की जाती। स्केलर और वेक्टर्स में वाज़े फ़र्क एग्जिस्ट ये करता है कि यहाँ पर मैथमेटिक्स यूज़ होती है, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, और ये स्पेशल वेक्टर अलजेब्रा जो है या ग्राफिकल अलजेब्रा वो यूज़ होता है। वेक्टर्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता जबकि स्केलर्स को डिवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को। व्हाट इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम? वेरी सिंपली, आप अगर दो लाइंस परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर दें सच दैट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नेम्ड एज ओरिजिन, देन दिस combination of x-axis and y-axis is named as rectangular coordinate system. ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर तो दो डायमेंशंस पर मुश्तमिल है यानी x और y, तो देन इट इज कॉल्ड अ प्लेन। और अगर इसमें एक तीसरी डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो, लेट्स से इफ यू ड्रॉ लाइक दिस, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। इस स्ट्रक्चर को इमेजिन करने के लिए आप जहां बैठे हैं वहां किसी दीवार का कॉर्नर जो है उसको इमेजिन करें कि दीवार के कॉर्नर पे एक लाइन या फर्श का एक हिस्सा x एक्सिस की, y एक्सिस की तरफ है, एक हिस्सा x एक्सिस की तरफ है, और एक दीवार है जो ऊपर की तरफ उठ के छत के साथ कनेक्ट हो रही है। तो हम लिविंग क्रिएचर जो हैं वो लिव इन 3 डायमेंशनल स्पेस। सो प्लेन में वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है दो कंपोनेंट्स यानी x और y के साथ, और स्पेस में वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है 3 कंपोनेंट्स यानी x, y और z के साथ। एक प्लेन में वेक्टर के दो एंगल्स हो सकते हैं विद x एक्सिस एंड विद y एक्सिस। मोस्टली जो एंगल सिलेक्ट किया जाता है वो किया जाता है विद x एक्सिस, जबकि एक स्पेस में वेक्टर्स के 3 एंगल x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गैमा एंगल जो है वो मेंशन किया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये बहुत अहमियत का हामिल है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो आगे हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। वेक्टर्स आर एडेड, वेक्टर्स आर सब्ट्रैक्टेड। वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ रूल्स जो हैं वो समझने और सुनने। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास 3 + 4 ये है इक्वल्स टू 7।
या 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। अगर मैं सिर्फ नंबर्स की बात करूं तो नंबर्स में 4 और 3 के साथ मेरे पास सिर्फ दो पॉसिबल आंसर्स हैं। मैक्सिमम आंसर है 7 और मिनिमम आंसर है 1। सो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये ऑपरेशन है स्केलर्स पर। क्या आई हैव टू स्केलर्स नंबर 4 एंड नंबर 3, इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से सिर्फ दो पॉसिबल आंसर्स हैं, आइदर 7 और आइदर 1। और ये भी ध्यान में रखना है कि 7 इसका मैक्सिमम आंसर है और 1 इसका मिनिमम आंसर है विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका क्या होता है? वेक्टर्स को ऐड करने का रूल है हेड टू टेल रूल, आप सब कॉमनली जानते भी हैं। अब लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर है x और एक वेक्टर है y। हमें अगर फाइंड करना हो x प्लस वाई और फिर फाइंड करना हो y प्लस एक्स, x प्लस वाई में आपने पहले ड्रॉ करना है x और फिर ड्रॉ करना है y, जबकि y प्लस एक्स में आपने पहले प्लेस करना है y को और फिर प्लेस करना है x को। अब आप एक चीज देखें कि अगर मैं इस वेक्टर फॉर्म को उठाकर यहां पर प्लेस कर दूं तो ये बिल्कुल इस तरीके की वेक्टर फॉर्म बन रही, यानी x प्लस वाई और y प्लस एक्स को ऐड करने से आंसर सेम रहेगा। उसकी बेसिक निशानदेही ये पैरेललोग्राम लॉ है कि पैरेललोग्राम लॉ इज दिस कि वेक्टर एडिशन ओबेज द पैरेललोग्राम लॉ, x प्लस वाई विल बी इक्वल टू y प्लस एक्स। ये इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन है कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, इट ओबेज लॉ ऑफ एडिशन अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ। लेकिन अब हम वेक्टर एडिशन को एक नेक्स्ट लेवल स्टेप पर लेकर जाएंगे। शुरू में एक वर्ड आया था मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड का वर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नंबर फॉर्मेशन को भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। हमारे पास नंबर्स थे 4 प्लस 3 आंसर वाज 7, 4 माइनस 3 आंसर इज 1। ये दो नंबर्स के साथ आने वाले आंसर्स हैं। अब आपने बात ध्यान में रखनी है कि वेक्टर, कोई भी वेक्टर है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है जो हम फाइंड करेंगे या उसकी जो लेंथ है हम फाइंड करेंगे एक फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट से, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab cos थीटा। वेरी सिंपली अगर आप वेक्टर्स को ऐड करने लगे हैं तो ऐड करने के लिए ये फॉर्मूला आपने यूज करना है। अभी फॉर्मूला का यूज क्या है और इसे कैसे यूज करेंगे? देखिए, वेक्टर्स के दरमियान जब आपने एंगल देखना है तो वेक्टर्स को टेल टू टेल प्लेस करना है। लेट्स से ये दो पैरेलल वेक्टर्स मैं ड्रॉ करता हूं। अब दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं और लेट्स से कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है और एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है। ये 3 को मेंशन करने के लिए हम कोई 3 जितना वेक्टर ही बना लेते हैं, यानी लेट्स से इट्स जस्ट अ स्मॉलर बिट वन। तो दिस वेक्टर इज ऑफ मैग्नीट्यूड, ये लेंथ 4 और यू कैन से 4 सेंटीमीटर एंड दिस वेक्टर इज ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर्स। पहली चीज के इस मैग्नीट्यूड के फॉर्मूला में आ रहा है cos ऑफ थीटा। इट मींस के वेक्टर एडिशन इज डिपेंडेंट ऑन द एंगल। अब पहले मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा कि वेक्टर्स के आपस में एंगल कैसे मेंशन होते हैं। ये 4 और 3 इस वक्त 0 डिग्रीज पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी वेक्टर 4 और वेक्टर 3 को मैं अलाइन कर सकता हूं एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। सिमिलरली यही वेक्टर 4 और यही वेक्टर 3 अलाइन हो सकते हैं एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, या यही वेक्टर A और यही वेक्टर B अलाइन हो सकते हैं एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। यही वेक्टर A और B अलाइन हो सकते हैं एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्रीज और यही वेक्टर A और वेक्टर B अलाइन हो सकते हैं एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्रीज। सो 0 से लेकर हम 180 डिग्रीज तक मतलब ऑलमोस्ट 180 एंगल्स तक हम दो वेक्टर्स को आपस में ऐड अप कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि नंबर्स को ऐड करने से तो सिर्फ दो आंसर्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये दो वेक्टर्स 4 और 3 ऐड करने से ऑलमोस्ट 180 आंसर्स आ सकते हैं। अब देखना ये है कि इन 180 आंसर्स में मैक्सिमम क्या आएगा और मिनिमम क्या आएगा। तो उसको थोड़ा सा समझने के लिए आपको थोड़ा सा फोकस बेहतर करना पड़ेगा। मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करता हूं मैथमेटिकली कुछ एंगल्स पर। लेट अस से कि वी आर एडिंग टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 4 and 3 at an angle of 0 degrees. So it's better कि आप पहले इस फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड को 0 डिग्रीज पे सिंप्लीफाई कर लें। We all know that
cos 0 degree is equal to 1. It means this formula will take a shape like this. R equals to under root a square b square plus 2, सॉरी यहाँ पे 2ab cos theta आएगा 2ab. मैं ये फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ. The exact formula is 2ab cos theta. So इस चीज को अब फिर से देखें कि r कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कैन बी रिटन एज a प्लस b होल स्क्वायर. स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल, तो एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आप 4 और 3 को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट कैन सिंपली बी रिगार्डेड एज a प्लस b. अब रिजल्टेंट इज इक्वल टू a प्लस b मीन्स 4 प्लस 3. इट मीन्स रिजल्टेंट इज इक्वल टू 7. सो दो बातें, 0 डिग्री एंगल है, a प्लस बी, फाइनली इसका शॉर्टकट फॉर्मूला आंसर आता है और हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ऐसा है कि 4 में 3 को ऐड करें तो हमारे पास मैक्सिमम आंसर आता है 7. सो इस चीज को आप थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा कि जब हम वेक्टर्स को 0 डिग्री पे ऐड करते हैं तो वी कैन हैव अ मैक्सिमम आंसर. इस सारे फैक्टर को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके मैं चंद पॉइंट्स में मेंशन करूं तो वो चंद पॉइंट्स ये हैं कि वेक्टर्स को जब आपने ऐड करना है एट 0 डिग्रीज, इसमें बहुत सी मिसालें हैं. अब उन चंद मिसालों को मैं यहाँ मेंशन करता हूँ कि let us say कि we have many vectors. Vector A is equal to 5, vector B is equal to 12, vector A is equal to 9, vector B is equal to 6, vector A is equal to 10, vector B is equal to 10. आपसे कहा जाए कि इन सब वेक्टर्स को एंगल 0 डिग्री पे ऐड करना है या ये सब वेक्टर्स पैरेलल हैं, बताएं इनको ऐड करने से क्या पॉसिबल आंसर आएगा. तो यू डोंट नीड टू वरी, आप सिंपली इनको नंबर्स की तरह ऐड करते हैं. 5 प्लस 12 17, 9 प्लस 6 15, 10 प्लस 9 20. तो 0 डिग्री पे ये आसानी है कि ऐड दम जस्ट लाइक द नंबर्स. अब हम आते हैं किसी नेक्स्ट एंगल पर. लेट अस से कि एंगल between vectors 4 and 3 is now 90 degrees. कि वेक्टर 4 और वेक्टर 3 के दरमियान अब जो एंगल है वो 90 डिग्रीज में है. अच्छा, ये फॉर्मेशन है एंगल देखने के लिए. अगर इनको ऐड करना है तो हेड टू टेल, यानी ये वेक्टर 4 और ये वेक्टर 3 और ये होगा रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है. सो नाउ व्हाट टू डू, R is equal to under root a square b square plus, now cos 90, you all know that cos 90 is equal to 0. So it means ये पूरा फैक्टर 0. So आपको ज़्यादा फर्दर इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है. आपका जो मैग्नीट्यूड का आंसर है that will a square plus b square. Now if we apply r is equal to under root 4 square प्लस 3 स्क्वायर, तो वी विल कम अप विद द आंसर 5. कुछ देर पहले हमने जब वेक्टर को 0 डिग्री पर ऐड किया था वी हैड एन आंसर 7. वेक्टर का एंगल 0 से इंक्रीज करके 90 हुआ तो वेक्टर एडिशन जो है वो आंसर यानी 90 डिग्रीज पर जो आंसर है वो हमारे पास 5, यानी ये आंसर पहले से कम हो गया. तो इट मीन्स यहाँ से एक और फिलॉसफी समझ आती है कि दो वेक्टर्स के दरमियान अगर एंगल 0 से इंक्रीज करना शुरू करता है तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है. अब मैंने देखें 0 से 90 तक लेकर गया हूँ, दरमियान में 89 एंगल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. इसका मतलब है कि 7 से 5 तक मजीद 89 वैल्यूज आ सकती हैं. ये तो कुछ पैक्ट एंगल्स पे आंसर्स आ रहे हैं. सो अब ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर्स की जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं यानी x और y, ये हमेशा एक दूसरे के साथ 90 डिग्रीज पर होते हैं.
सो जब भी आप वेक्टर x में वेक्टर y को ऐड करेंगे, ये कंपोनेंट x में कंपोनेंट y को ऐड करेंगे, तो आप ये वाला मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर कोई और एंगल एग्जिस्ट करता है तो फिर हम cos थीटा के साथ आएंगे। अब नेक्स्ट फर्दर इसी तरह एक और एंगल को टेस्ट करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है, और वो एंगल है 120 डिग्रीज। नाउ लेट अस से कि वी हैव अ वेक्टर a of magnitude 10 and vector b of again magnitude 10। अब अगर इन दोनों वेक्टर्स को मैं 120 डिग्री पे ऐड करूं तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि 120 डिग्री एंगल मेंशन कैसे होगा। दैट इज द फॉर्मेशन कि ये एंगल देखने के लिए आपको 120 डिग्री यूं मेंशन करना पड़ेगा। अब इन्हें ऐड करना है तो हेड टू टेल रूल, इस वेक्टर को उठा के आप हेड टू टेल से कनेक्ट करें। ये वेक्टर a और ये वेक्टर b और ये बनेगा रिजल्टेंट। अब इस रिजल्टेंट के लिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करें। r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर b स्क्वायर अगेन 10 स्क्वायर 2ab 2 इंटू 10 इंटू 10। नाउ cos 120 इज इक्वल टू -1/2। इन शॉर्ट जब आप इसको मुकम्मल सॉल्व करेंगे तो r विल बी इक्वल टू 10। अब एक चीज की तरफ तवज्जो दिलाता चलूं, ये है वेक्टर a विच इज 10, ये है वेक्टर b विच इज 10 और ये है हमारा मैग्नीट्यूड r विच इज आल्सो इक्वल्स टू 10। आपको बज़ाहिर भी नजर आ रहा है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है और बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि पहला ऑब्जेक्टिव किस तरह आ सकता है कि आपको वेक्टर्स को इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हों, यानी दोनों की लेंथ इक्वल हो, उसे किस ओरिएंटेशन पर अलाइन करें कि उनके रिजल्टेंट की लेंथ भी किसी एक वेक्टर के इक्वल हो। सो पहला आंसर हो सकता है 120 डिग्रीज। दूसरा हो सकता है कि अगर आप वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है और आप उन्हें 120 डिग्री पर अलाइन करते हैं तो उनके रिजल्टेंट का आंसर या तो ए के इक्वल है या बी के इक्वल है। तो दैट इज द केस ऑफ 120 डिग्री कि अगर दो वेक्टर्स की लेंथ सेम है और आप उनको हेड टू टेल ऐड करते हैं एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्रीज, तो फिर जो रिजल्टेंट है वो भी या ए के इक्वल है या बी के इक्वल है, यानी ए और बी के इक्वल ही वो आंसर आएगा। तो ये 90 से आगे एक केस हो गया फॉर 120 डिग्रीज का। अब हम 90 से फर्दर उसी 4 और 3 वेक्टर की एग्जांपल को लेकर चलेंगे क्योंकि मुझे उसे कंक्लूड करना है किसी बेस्ट पॉइंट पर। So remember that we had two vectors of magnitude 4 and magnitude 3. Now let us say the vectors are anti-parallel. दोनों की डायरेक्शंस एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। एंटी पैरेलल के लिए जो थीटा है वो यूज होता है 180 डिग्रीज। तो जब इनको हम ऐड करें हेड टू टेल से तो r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। cos of 180 is equal to -1. So it means कि we can have a direct solution. We will write -2ab cos theta. So r is equal to under root a minus b square under root cancel। तो रिजल्टेंट का आंसर आ गया हमारे पास a minus b। सो इट मीन्स के अब जब एंगल्स आपस में एंटी पैरेलल है या 180 डिग्री पर अलाइंड है तो मुझे ज़रूरत नहीं है ये फॉर्मूला बार बार से रिकॉल करने की, इसको अप्लाई करने की। मैं सिंपली 4 में से 3 को माइनस करूंगा एंड आई विल गेट द आंसर 1। अब यहाँ तक आपको एक क्लियर पिक्चर अगर मैं दिखाऊं तो वो क्लियर पिक्चर कुछ यूं होगी। जीरो डिग्री पर वी हैव रिजल्टेंट। हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट
फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.pk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया तो उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चंस का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ईकैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चंस जब वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केपीके का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर हमने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तैयारी के शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन इसको जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है। अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमडी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली
जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारा आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी 4 प्लस 3, यानी आंसर इज 7 एंड 7 इज द मैक्सिमम आंसर। 90 डिग्रीज पर वी हैव रिजल्टेंट लाइक दैट a square plus b square and with 4 square plus 3 square under root we have an answer is equal to 5. And now at an angle of 180 degrees r is equal to a minus b. 4 minus 3 answer is equal to 1. कुछ चीजें जो आपको यहां पर अब नजर आएंगी कि एज नंबर्स 4 plus 3 is equal to 7. वेक्टर 7 कब होता है? जब एंगल 0 डिग्री हो या वेक्टर्स पैरेलल हो। 4 minus 3 is equal to 1. वेक्टर्स का आंसर 1 कब आ रहा है? जब 4 और 3 आपस में एंटी पैरेलल हैं। सो इट मीन्स यहां से एक और फिलॉसफी क्रिएट होती है कि वेक्टर्स मे बी एडेड लाइक नंबर्स। यानी ये स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि वेक्टर्स आर ऑलवेज एडेड बाय वेक्टर अलजेब्रा। बज़ाहिर वेक्टर अलजेब्रा नजर आ रहा है, लेकिन 0 डिग्रीज पर यानी पैरेलल और 180 डिग्री यानी एंटी पैरेलल वेक्टर्स पे जो वेक्टर्स की एडिशन है वो बिल्कुल सिंपल नंबर्स की तरह हो रही। सो अगर कभी ये क्वेश्चन आए कि वेक्टर्स आर एडेड ऑलवेज बाय वेक्टर अलजेब्रा, ऑलवेज बाय सिंपल अरिथमेटिक्स, मे बी विद सिंपल अरिथमेटिक्स, तो मे बी विद सिंपल अरिथमेटिक्स इज ऑल्सो राइट आंसर कि वेक्टर्स कैन बी एडेड लाइक सिंपल अलजेब्रा। अब आप देखें कि इसी चीज को, जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स में 0 डिग्रीज की एग्जांपल्स दी थी, आपके पास अगर ये कंडीशन आए कि 6 और 9, 15, 5, 10, 2 ये तीनों वेक्टर्स 180 डिग्रीज पर ऐड हो रहे हैं, तो सिंपली सब्ट्रैक्ट देम और ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करना है। वेक्टर में आपने ये रूल भी याद रखना है, ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर दें, आंसर इज 3, आंसर इज 5, आंसर इज 8। अगर यही वेक्टर्स पैरेलल हैं तो 15, 20, 12। सो आप देखें कि इन तमाम वेक्टर्स के होते हुए ये हमारे पास मैक्सिमम आंसर्स हैं और ये हमारे पास मिनिमम आंसर्स हैं। अब इन्हीं मैक्सिमम और मिनिमम आंसर से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करके देता हूं कि हाउ वेक्टर्स कैन बी ट्रीटेड। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन और एक वेक्टर है ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन, तो इन्हें ऐड करने से कौन सा पॉसिबल आंसर है जो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेट्स से ऑप्शन ए इज 15 न्यूटन, ऑप्शन बी इज 11 न्यूटन, ऑप्शन सी इज 7 न्यूटन एंड ऑप्शन डी इज 13 न्यूटन। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, आप इन वेक्टर्स को एक दफ़ा ऐड कर दें और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दें। 10 और 3 को ऐड करें, आंसर इज 13, 10 और 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर इज 7। सो इसका मतलब ये है कि 7 से 10 तक आपका हर पॉसिबल आंसर जो है वो आ सकता है। अब 7 आंसर आ सकता है, 13 आंसर आ सकता है, तो ये दोनों ऑप्शंस एग्जिस्ट करती। 7 और 13 के दरमियान में 11 भी एग्जिस्ट करता है, तो ये आंसर भी पॉसिबली आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये आंसर 15 न्यूटन जो है ये एक्सपेक्टेडली नहीं बन सकता। सो वेक्टर एडिशन में आपने फिर एक बात जहन में रखनी है कि इस सीक्वेंस को, तरतीब को हासिल करें। साइंस बेसिकली सिमेट्री का नाम है। आप जितना चीज़ों सिमेट्रिकली समझेंगे कि आप 0 डिग्री से जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करते जाएंगे, जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का वो डिक्रीज करता चला जाएगा। अब बज़ाहिर यहाँ पर
एंगल्स इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन एंगल के इंक्रीज करने से जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है इट इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। सो यहाँ तक चीज़ों को अंडरस्टैंड करने पर अब मैं इस सारे कॉन्सेप्ट को समराइज करूँगा इस एक टेबल में कि एंगल थीटा है, एंगल थीटा की डायग्राम क्या होगी और वेक्टर एडिशन क्या होगी, जनरल फार्मूला आप सबने देख लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे फैक्ट में एक जनरल फार्मूला लिखा है। एंगल थीटा दो वेक्टर्स के दरमियान कोई भी एंगल हो सकता है, मैं यहाँ पे जनरल लिख रहा हूँ, लेकिन इनको ऐड करना है तो हेड टू टेल रूल से, ये हेड टू टेल रूल और ये रिजल्टेंट अप्लाई हो जाएगा। अब 0 डिग्री मीन्स बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल, मीन्स यू आर एडिंग दम हेड टू टेल। 30 डिग्री वेक्टर और ये उनके दरमियान एंगल, एंगल के लिए टेल टू टेल कनेक्शन होना जरूरी है, फिर एडिशन के लिए हेड टू टेल एंड दैट्स द रिजल्टेंट वेक्टर। 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री की रिप्रेजेंटेशन है और ये 45 डिग्री पे एडिशन है और ये रिजल्टेंट। 60 डिग्री कैन बी लाइक दिस, अब 60 डिग्री पे एडिशन है तो जस्ट लाइक दैट। 90 डिग्री वेक्टर एंड दिस वन इज द एंगल और यहाँ 90 डिग्री पे वेक्टर एडिशन हो जाएगी। और फिर इसी तरह 180 डिग्री मीन्स बोथ द वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल एंड दैट कैन बी द ओरिएंटेशन ऑफ द एडिशन। अब इन सब पे देखें कि 0 डिग्री पे हमने सिंपल सा फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट कर लिया था कि instead of a square plus b square plus 2ab we can simply apply a plus b and we will get the maximum answer। 180 डिग्रीज पर हमने फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट किया था a minus b, it means क्या by a minus b we can get the minimum answer, so that's the sequence कि a plus b से लेकर a minus b तक we get the maximum answer up to minimum answer। तो ये टेबल है, इसे आप RRN से अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री पे शेप लेता है, ये भी यहाँ पर मेंशन है। देन वी विल कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, पहली बात कि ये एडिशन का रिवर्स प्रोसेस नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग, वेक्टर एडिशन का रिवर्स प्रोसेस सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर नहीं है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जाकर बताऊंगा कि वेक्टर एडिशन का रिवर्स प्रोसेस क्या है। सब्ट्रैक्शन भी एक तरह की एडिशन है। सब्ट्रैक्शन को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा नेगेटिव वेक्टर को। नेगेटिव वेक्टर क्या है? लेट्स से यू हैव वेक्टर ए एंड देन व्हाट विल बी माइनस ए, इक्वल बट ऑपोजिट। सो अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए और फिर एक वेक्टर गिवन है बी, और आपसे कहा जाए फाइंड ए माइनस बी, तो एक्चुअली यू विल ऐड इन ए नेगेटिव ऑफ बी। अब आप ए में नेगेटिव ऑफ बी को ऐड करेंगे तो व्हाट यू विल डू, क्या आप वेक्टर ए बनाएंगे। अब बी का एग्जैक्ट नेगेटिव वेक्टर इसके ऑपोजिट होगा, सो दैट वेक्टर इज ए एंड दैट इज माइनस बी एंड दैट रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटिंग ए माइनस बी। सो दैट्स द सिंपल concept x minus y is simply written as x plus negative y. So this is vector x and this one is negative y vector, so resultant is x minus y. So come to the next slide. Multiplication of a vector by a scalar. Multiplication of a vector by a scalar is simple quantity कि आप किसी वेक्टर को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने की बहुत सी मिसालें हैं। f is equal to ma। f is equal to ma एक सिंपल न्यूमेरिकल सिचुएशन है जिसमें एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मास एक स्केलर यानी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई होती। सो मास के साथ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई होगी तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। अब देखें यहाँ पर एक मिसाल है कि वेक्टर ए, यहाँ पर उसकी लेंथ है 2 मीटर। अगर हम वेक्टर ए को 3 से यानी एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, नाउ इट बिकम्स 6 मीटर्स। सिमिलरली अगर हम एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नेगेटिव नंबर के साथ तो -3a से उसकी लेंथ तो 6 टाइम्स इंक्रीज होगी, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे क्या रिजल्ट आता है कि मल्टीप्लीकेशन विद पॉजिटिव नंबर इंक्रीजेज बाय नंबर टाइम्स बट डायरेक्शन रिमेन्स सेम। Multiplication with a negative number
The magnitude increases by the number times, but the direction becomes opposite. So multiplication of scalar quantity में और example p is equal to mv है, f is equal to ma है. These are the examples of multiplication of scalar by a vector. Next is a very important concept of a unit vector. A vector whose magnitude is 1 in a given direction. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप यूं समझें कि ये एक वेक्टर है जिसका मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं 3. अब 3 के साथ मैं आपसे ये पूछूं कि वेक्टर किस डायरेक्शन में है, तो यू वॉन्ट बी एबल टू टेल मी. रीजन कि मैंने मैग्नीट्यूड तो मेंशन किया है लेकिन मैंने साथ डायरेक्शन मेंशन नहीं की. अब डायरेक्शंस को स्पेसिफाई करने के लिए सबसे पहले हम इन 3 डायरेक्शंस की बात करते हैं, x, y एंड z. x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस. x, y और z में अब हमें फाइंड करने हैं यूनिट वेक्टर्स. तो यूनिट वेक्टर एक्चुअल में क्या है कि आप x डायरेक्शन में 1 स्टेप बढ़े, y डायरेक्शन में 1 स्टेप, z डायरेक्शन में 1 स्टेप. अब ये 1 स्टेप क्या है? 1 स्टेप है आपका स्केल. आपने x डायरेक्शन में अगर 1 सेंटीमीटर के स्केल्स बनाए हुए हैं तो 1 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट वेक्टर, 2 सेंटीमीटर्स 2 यूनिट वेक्टर्स, 3 सेंटीमीटर्स 3 यूनिट वेक्टर्स. सो इसी तरह y एक्सिस में और z एक्सिस में अब हम इनके नाम देते हैं यूनिट वेक्टर्स को. x एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है उसका नाम है i, y एक्सिस में यूनिट वेक्टर का नाम है j. यहां पर मैं वेक्टर्स के ऊपर कैप डाल रहा हूं, इसे कैप या हैट कहते हैं. ये रिप्रेजेंटेशन है यूनिट वेक्टर की. और z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है k. सो स्टूडेंट्स, अब आप पहले इस चीज को अच्छी तरह क्रैम करेंगे कि x एक्सिस में i यूनिट वेक्टर है, y में j है और z में k है. सो इफ आई टेस्ट लाइक दिस कि आपसे पूछा जाए कि a वेक्टर किस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर j है. इट मीन्स कि ये 3 स्टेप्स है y एक्सिस में. अगर यहाँ पे 4k हो तो इट मीन्स कि इट इज अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस. अगर यहाँ पर 6i हो तो इट मीन्स ये वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. तो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इन अ गिवन डायरेक्शन. ये एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन पॉइंट है. इसी यूनिट वेक्टर को मैं फर्दर अभी और एक्सप्लेन करता हूं कि लेट अस से कि हमारे पास एक वेक्टर है a. सिंपल a जो है ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये जो a है ये उसके ऊपर यूनिट वेक्टर है. सो अब आप यहां से जहन में रखेंगे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर. यहां से यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो a यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. अब वेक्टर क्या है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वेक्टर प्रोवाइड करता हूं 4i प्लस 3j. अब ये नोटेशंस आप फर्स्टली अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 4i और 3j क्या चीज़ है, कैसे ड्रॉ होगा, तो सिंपल x और y एक्सिस, ये है वेक्टर का वो पार्ट जो x एक्सिस पर है, ये है वेक्टर का वो पार्ट जो y एक्सिस पर है. अगर यहाँ पर k भी होता किसी नंबर के साथ तो वो वेक्टर का वो पार्ट है जो z एक्सिस पर होता. अभी हम 2 डायमेंशंस में यूज कर रहे हैं तो 4i मींस 4i लेंथ ऑन x एक्सिस and 3j length along y axis. So this one is the resultant. So we have the vector 4i plus 3j. Let's say it is 5i plus 12j. So 5 times I will go on the x axis and 12 times I will go on the y axis. Secondly we have magnitude. अब ये वेक्टर, इसके ऊपर एरो हेड है. इस एरो हेड से आपने याद रखना है कि ये वेक्टर फॉर्म है. वेक्टर फॉर्म में i भी होगा, वेक्टर फॉर्म में j भी होगा, वेक्टर फॉर्म में k भी होगा. जब आपसे कहा जाए इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो यू विल सिंपली डू दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. i और j लिखने की जरूरत नहीं है आपको. सिंप्लीफाई करेंगे
आंसर विल बी इक्वल टू 5। सो एक वेक्टर जो 4i प्लस 3j है उसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो ये बेसिक मैग्नीट्यूड के लिए लेंथ है, दैट आंसर इज इक्वल टू 5। अब इन दोनों इंफॉर्मेशंस को आप कैसे यूज करेंगे? अगर एक वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड पे डिवाइड हो तो इट गिव्स अस अ यूनिट वेक्टर। अब हम इस प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये यूनिट वेक्टर है या नहीं। सो आई एम राइटिंग हियर 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाय 5। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एक और डीप कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये यूनिट वेक्टर कहाँ से लग रहा है, हाउ इट इज अ यूनिट वेक्टर। हाउ इट इज अ यूनिट वेक्टर, इसके डेफिनेशन पे आए। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। अब ये चीज बजाहिर 1 नजर नहीं आ रही, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड अगर लें यानी अंडर रूट 4/5 स्क्वायर, अलग-अलग इसको डिवाइड करें, प्लस 3/5 स्क्वायर, तो यू विल गेट 25/25, आंसर विल बी इक्वल टू 1। सो हमने वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड किया, ये यूनिट वेक्टर बना, और यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो अब आप यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल याद रखेंगे हमेशा कि जिस भी तरह का वेक्टर हो, अगर वो अपने मैग्नीट्यूड पर डिवाइड होता है तो फिर वो कंडीशन कहलाती है यूनिट वेक्टर। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं i प्लस j वेक्टर को अंडर रूट 2 पे डिवाइड करूं तो इट इज अ यूनिट वेक्टर, क्योंकि i प्लस j का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 होगा। लेकिन अगर मैं i प्लस j को अंडर रूट 3 पे डिवाइड करूं तो इट विल नॉट बी अ यूनिट वेक्टर, क्योंकि i प्लस j का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 3 नहीं है। तो यहां पर यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन कि इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, डायरेक्शन इज अलोंग अ गिवन वेक्टर, इट हैज 3 टाइप्स, फॉर x, y and z axis it is i, j and k, for a position vector it is in the direction of that vector, and a normal vector, ये मोस्टली क्रॉस प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो द डायरेक्शन ऑफ थंब गिव्स अस द नॉर्मल यूनिट वेक्टर। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ यूनिट वेक्टर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नल वेक्टर। नल वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अब यहां पर एक और से देखें, अगर आपके पास एक वेक्टर ए है और आप उसमें एग्जैक्ट माइनस ए को ऐड कर देते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 0। अब यहां पे वर्ड नल वेक्टर क्यों यूज हो रहा है? देखिए 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, स्केलर प्लस स्केलर इज इक्वल टू अ स्केलर। सो वेक्टर प्लस वेक्टर शुड बी इक्वल टू अ वेक्टर, इसीलिए इस 0 को हम नाम देते हैं नल वेक्टर का। अब नल वेक्टर और 0 में क्या फर्क है? 0 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर। इन दोनों में क्या रिजेम्बलेंस, क्या सिमिलरिटी, क्या डिफरेंस है? देखें, हम मास में वेट को ऐड नहीं कर सकते। उसकी रीजन, पहली बात, ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है। नंबर 2, मास एक स्केलर क्वांटिटी है और वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो यू कैन नॉट ऐड वेक्टर टू अ स्केलर क्वांटिटी। सो अगर आपसे कहा जाए कि क्या आप 0 में नल वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, तो आंसर इज अगेन नो। You cannot 0 to a null vector because null vector is still a vector but 0 is a scalar. So that's the story of null vector. Its direction is arbitrary. Since इन दोनों को ऐड करने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा, तो एक इमेजिनरी वेक्टर हमारे जहन में बनेगा, उस इमेजिनरी तौर पे हम इसे आर्बिट्रेरी कंसीडर कर रहे हैं। So that's all about null vectors. And then condition of equal vectors. Equal vectors हम उन वेक्टर्स को कहते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो, या सिंपली वो क्या हो, पैरेलल वेक्टर्स हो। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन और इनकी लेंथ, ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। अगर इनकी डायरेक्शन और इनकी लेंथ सेम है तो डजेंट मैटर ये कहां पड़े, ये वेक्टर अमेरिका में पड़ा है, ये वेक्टर रशिया में पड़ा है, डजंट मैटर। दोनों की लेंथ और दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो दे आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स। नाउ लिसन, ऑल द इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल।
दुनिया में जितने भी इक्वल वेक्टर्स हैं वो सब के सब पैरेलल हैं, लेकिन दुनिया में जितने भी पैरेलल वेक्टर्स हैं जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हों। एक स्मॉलर लेंथ का वेक्टर और एक ग्रेटर लेंथ का वेक्टर, ये दोनों पैरेलल हैं मगर ये इक्वल नहीं है। यहां पर दोनों वेक्टर्स की लेंथ भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्वल वेक्टर्स। इसको आप और से RRN में देखिएगा। नाउ वी कम टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। व्हाट इज अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, या इसमें रिजल्टेंट वेक्टर को पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं। हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, वेक्टर्स को ऐड करते हैं हम, a प्लस बी करते हैं और हमारे पास आंसर आता है r। तो r रिजल्टेंट वेक्टर इट इज इक्वल टू a प्लस बी। इसका फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और ये इसकी स्पेशल कंडीशंस हैं और स्पेशल केसेस हैं कि व्हेन यू विल ऐड एट 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60, तो दीज विल बी द शेप्स ऑफ द फॉर्मूलाज। तो इसको आप उसी पिछली स्लाइड के साथ अच्छी तरह देख भी सकते हैं। सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या है? अब यू इमेजिन करें कि यू हैव अ पिज्जा और आप पिज्जा के करते हैं स्लाइसेस। अब पिज्जा इज जस्ट लाइक अ वेक्टर और पिज्जा की जो स्लाइसेस हैं दीज आर जस्ट लाइक कंपोनेंट्स। सो एक पिज्जा को स्लाइसेस में चेंज किया जा सकता है या एक वेक्टर को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जा सकता है। इसे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ही वो चीज है जो वेक्टर एडिशन का रिवर्स प्रोसेस है। अब ये कैसे वेक्टर एडिशन का रिवर्स प्रोसेस है? एग्जांपल देखें गौर से। लेट्स से ये वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। ये रहा हमारे पास रिजल्टेंट। अब इस रिजल्टेंट को फर्दर पहले मैं कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करूं तो लेट अस से कि हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। अब एक्स और वाई कंपोनेंट के लिए क्या जरूरी है कि मैं यहां से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करूंगा। ये वेक्टर की जो लेंथ है ये है अलोंग वाई एक्सिस और ये वेक्टर की लेंथ है अलोंग एक्स एक्सिस। इन शॉर्ट ए एक्स बराबर होता है ए कॉस थीटा के और ए वाई बराबर होता है ए साइन थीटा के। अगर आपका एंगल एक्स एक्सिस के साथ बने तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। यहां तक अंडरस्टैंड करने के बाद दूसरी बात जो मैं आपको बताऊंगा वो ये कि अगर आपका एंगल वाई एक्सिस के साथ आप कंसीडर कर रहे हैं तो फिर क्या चेंजिंग्स आती हैं। लेट्स से यू आर कंसीडरिंग एन एंगल विद वाई एक्सिस, तो यू विल प्रोजेक्ट हियर। नाउ ए एक्स will be equal to a sin theta and ay will be equal to a cos theta. So dear students, इस बारे में आपने क्लियर रहना है कि अगर एंगल x एक्सिस के साथ बन रहा है तो ax के साथ cos थीटा आएगा। अगर एंगल y एक्सिस के साथ आपने कंसीडर किया है तो ax के साथ sin थीटा इन्वॉल्व हो जाएगा। सो ये कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन। एक्स एक्सिस में कंपोनेंट ए एक्स है, वाई एक्स में कंपोनेंट ए वाई है। तो अगर आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है और एंगल पता है तो आप उसका कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। एक्स कंपोनेंट बाय ए कॉस थीटा, जनरली हम ए कॉस थीटा लेते हैं। ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक, तो ये तब जब थीटा एक्स एक्सिस के साथ है और ये कंडीशन तब जब थीटा वाई एक्सिस के साथ है। तो ये तो कंडीशन हो गई कि जब हम इसका एंगल चेक करते हैं एक्स और वाई एक्सिस के साथ। नेक्स्ट कि आपको अगर कंपोनेंट्स गिवन हो,
यानी लेट अस से कि यू हैव अ वेक्टर and you are given with components, you know ay, you know ax, but you don't know theta and you don't know a. तो सिंपली अगर आपने a फाइंड करना है तो परफॉर्म a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अगर आपने थीटा फाइंड करना है विद x एक्सिस तो tan इनवर्स y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट. सिमिलरली फिर वही बात कि अगर थीटा y एक्सिस के साथ कैलकुलेट करना है तो अप्लाई tan इनवर्स x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय y कंपोनेंट. तो ये थोड़ा सा फर्क पड़ता है कैलकुलेशंस में. तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. कि आपने दो वेक्टर्स को ऐड करके एक रिजल्टेंट बनाया था, अब आप इस रिजल्टेंट के फिर से कंपोनेंट्स बना देंगे तो आपने गोया उस वेक्टर को दोबारा से उसके वेक्टर ए और वेक्टर बी में चेंज कर दिया. तो रिमेंबर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन. एंड नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन. एक्स एक्सिस में ए एक्स है, वाई एक्सिस में ए वाई है. ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा. अब वेक्टर लिखने का तरीका भी ये है, आप वेक्टर लिखेंगे तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट्स में उसको मेंशन करेंगे. एक्स कंपोनेंट ए कॉस थीटा है और वाई कंपोनेंट ए साइन थीटा है. एंगल फाइंड करना है तो डिवाइड ए वाई बाय ए एक्स, लेकिन याद रहे कि ये एंगल विद एक्स एक्सिस है. वाई एक्सिस एंगल के लिए आप इसी रेशियो को रिवर्ट कर दें, यानी ए एक्स ऊपर और ए वाई नीचे प्लेस कर दें. अब की पॉइंट्स हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स किस किस तरह से आप इनके बारे में ध्यान में रख सकते हैं. बात है रिवर्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. मैक्सिमम पॉसिबल कंपोनेंट्स आर 2. मैक्सिमम पॉसिबल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यहां पे ऐड कर लें कि मैक्सिमम पॉसिबल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर 2 एंड मैक्सिमम पॉसिबल ऑल कंपोनेंट्स आर इनफाइनाइट. क्योंकि बहुत से कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, सिलेंड्रिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो एक वेक्टर के बहुत से कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेशुमार कंपोनेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो मैक्सिमम पॉसिबल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर 2 एंड मैक्सिमम पॉसिबल स्पेस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर 3. अगर स्पेस में 3 डायमेंशंस में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे तो उनकी अमाउंट जो है वो 3 होगी. सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे बात अबाउट वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट ये है कि हमने अब तो पढ़ा ना कि वेक्टर्स ए में वेक्टर बी को हम ऐड करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब हमने ये भी पढ़ लिया है कि हम वेक्टर के कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं, उसका एक्स कंपोनेंट और उसका वाई कंपोनेंट. सो वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक्चुअल में ये टॉपिक है कि आप दो वेक्टर्स को अगर ऐड अप करते हैं तो एक्चुअल में उसके एक्स कंपोनेंट में एक्स को ऐड करते हैं और उसके वाई कंपोनेंट में वाई को ऐड करते हैं. यहाँ पे कुछ प्रोसीजर पहले आप देखेंगे कि पहले स्टेप 1 क्या है कि आप x और y कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे ऑल गिवन वेक्टर्स. ये गिवन वेक्टर 100 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं. फाइंड x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, फाइंड y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. तो स्टेप्स याद रखेंगे, सबसे पहले गिवन वेक्टर्स के कंपोनेंट्स, फिर रिजल्टेंट वेक्टर के x और y कंपोनेंट्स, फिर आप मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे रिजल्टेंट का, और फाइनली आप फाइंड करेंगे डायरेक्शन. अब इन सब स्टेप्स को हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में ब्रीफली देखते हैं कि देखें ये हमारे पास है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी. अब अगर हम कंपोनेंट्स ड्रॉ करें तो ये वेक्टर ए से प्रोजेक्शन ड्रॉ की तो ये वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट और ये वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट. बी वेक्टर से भी हम इसी तरह प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं. प्रोजेक्शन ड्रॉ करके हम बी जहां से स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट को भी हाईलाइट कर लेते हैं. तो दिस वन इज बी एक्स एंड दिस वन इज बी वाई. अब ए से बी तक एडिशन में जा रहा है रिजल्टेंट. सो देखिए रिजल्टेंट की जो लेंथ है वो अलोंग एक्स एक्सिस कहलाएगी आर एक्स, अलोंग वाई एक्सिस वो कहलाएगी आर वाई. अब अगर आप गौर से देखें तो आर एक्स इज एक्चुअली इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई. सो व्हेन वी विल राइट द इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट वेक्टर, आर रिजल्टेंट वेक्टर इज आर एक्स आई प्लस आर वाई जे. तो आर एक्स की जगह हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स,
आर वाई की जगह हम लिख सकते हैं ए वाई प्लस बी वाई, यानी एक्स कंपोनेंट विल बी एडेड टू बी एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए विल बी एडेड टू वाई कंपोनेंट ऑफ बी। यहां तक हमने लिख लिया वेक्टर, यहां पे मैं मेंशन भी कर रहा हूं, दैट इज द वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई बी वाई स्क्वायर, सिमिलरली जैसे इसको यूं लिखा गया है आर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। अब आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, आर एक्स की जगह एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई की जगह ए वाई प्लस बी वाई। सिमिलरली एंगल फाइंड करना है, यानी डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन के लिए y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट, यानी डायरेक्शन यू फाइंड की गई है tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। तो ये बात या कहानी सारी r और उसके इर्द गिर्द कंपोनेंट्स पे चलती है। जनरल फॉर्मूला फिर ये है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, तो जैसे ए एक्स प्लस बी एक्स 2 वेक्टर्स के लिए, ए एक्स प्लस बी एक्स सी एक्स 3 वेक्टर्स के लिए हो जाएगा। मैग्नीट्यूड है तो उसमें उतने ही वेक्टर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, एंगल है या डायरेक्शन है तो उसमें फिर उतने ही एंगल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ तक है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हम आते हैं, बात करते हैं एंगल और क्वाड्रेंट्स की। सबसे पहले एक की कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखिएगा कि आपका वेक्टर किसी भी क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में, आपने वेक्टर का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही मेंशन करना है। आप इस डायग्राम को गौर से देख के समझ सकते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा, एंगल थीटा, एंगल थीटा एंड एंगल थीटा, तमाम तर एंगल मैंने मेंशन किए हैं विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लेकिन पहली बात, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? उसकी निशानदेही आपको करेंगे वेक्टर के साइंस। वेक्टर साइंस के लिए अब लेट से एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि ये क्वाड्रेंट बनाते हैं, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव। आपके पास एक वेक्टर है 4i प्लस 4j, x कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, y कंपोनेंट भी पॉजिटिव है। x और y पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सो दिस वेक्टर विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट कैन बी द वेक्टर। आपके पास कंडीशन है -4i प्लस 4j। आपका वेक्टर x कंपोनेंट नेगेटिव है, y कंपोनेंट पॉजिटिव है, सो x नेगेटिव y पॉजिटिव इज फॉर सेकंड क्वाड्रेंट। वेक्टर है -4i -4j, दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट। 4i -4j, x is positive, y is negative, the quadrant is fourth. So students, जब भी कोई वेक्टर आपको नजर आएगा, उस वेक्टर को देखकर, उसके साइंस देखकर आप अंदाजा लगाएंगे कि किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आर एक्स आर वाई दोनों पॉजिटिव, सेकंड के लिए आर एक्स नेगेटिव आर वाई पॉजिटिव, थर्ड के लिए आर एक्स नेगेटिव आर वाई नेगेटिव, और फोर्थ के लिए आर एक्स पॉजिटिव और आर वाई जो है वो नेगेटिव कंसिडर होगा। यहाँ तक तो बात होगी कि वेक्टर्स को आपने पहचानना कैसे है, किस क्वाड्रेंट में है। नेक्स्ट अब हम क्वाड्रेंट्स पे आए तो किस क्वाड्रेंट में वेक्टर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है और उसका एंगल आप कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर आसानी के लिए मैं आपको ये बताता चलूं कि tan इनवर्स 1 ये इक्वल होता है 45 डिग्रीज के। ये बात आप जरा ध्यान में रखेंगे। अब लेट अस से कि आपका वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप वेक्टर जो हम यूज कर रहे हैं, लेट से ये है 4i प्लस 4j। 4i प्लस 4j 5 फाइंड करेंगे तो हम फाइंड करेंगे tan इनवर्स y कंपोनेंट जो 4 है और x कंपोनेंट भी 4 है, 1 tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यही एंगल फाई है और इसी एंगल को हम थीटा कहेंगे क्योंकि थीटा बनेगा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो देखें स्टूडेंट्स, पहले क्वाड्रेंट में एंगल 45 डिग्री आ रहा है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मैं इस एनोटेशन को सारा रिमूव करता हूं। अब वेक्टर पहली बात किस फॉर्म में होगा? वेक्टर होगा
4i माइनस 4j। लेट्स से कि ये वेक्टर बन गया। अब आप यहां से प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, तो ये जो एंगल है इसे हम नाम देंगे फाई का, जबकि वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल होगा थीटा। अब आप एक चीज देखें कि कंप्लीट एंगल ये होता है 180 डिग्रीज। इस 180 डिग्रीज में से अगर हम एंगल फाई को माइनस कर दें, यानी ये सारी चीज अगर हम 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे ये पार्ट, तो पीछे बच जाने वाला पार्ट कहलाएगा थीटा। तो देखें सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आपने 180 में से फाई को माइनस करना है। अब फाई बेसिकली क्या था, फाई फिर वही tan इनवर्स 4/4। अब याद रहे कि आपने वेक्टर्स को जब एंगल फाइंड करना है तो आपने सिर्फ डिजिट्स को यूज करना है, आपने उनके साइंस नहीं उठाने। tan इनवर्स 4/4 इज इक्वल टू 1 एंड tan इनवर्स 1 विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। सो वी हैव थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 5 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री मीन्स कि ये एंगल 45 डिग्री है। 180 में से आप 45 को माइनस कर देंगे तो रेस्ट ऑफ द एंगल यानी 135 इज द एंगल मेड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहां तक दो सॉल्यूशंस आपने याद रखने हैं कि अगर वेक्टर आपके पास बन रहा है पहले क्वाड्रेंट में तो थीटा ही फाई के इक्वल है। अगर वही वेक्टर आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आप थीटा फाइंड करने के लिए यूज करेंगे 180 माइनस 5। और सिमिलरली कि अगर आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है तो द आंसर विल बी 180 प्लस 5। और नेक्स्ट फर्दर आ जाएगा कि अगर आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए देखें कि आपके पास ये वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। अब पूरा एंगल सर्कल का है 360। ये हिस्सा आप दरमियान से फाई कंसीडर कर लें वेक्टर का जो एंगल है। अब आप 360 में से इस फाई को माइनस कर दें तो यू विल गेट द आंसर थीटा। सो ये चारों क्वाड्रेंट्स हैं, चारों क्वाड्रेंट्स के एंगल्स मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि थीटा इज इक्वल टू फाई फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 5 फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस 5 फॉर फोर्थ, थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 5। ये चारों एंगल्स जो है ये आपको याद रखने हैं। अब हम चलते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। पहला एमसीक्यू है, इफ F1 is 2 न्यूटन, F2 is 5 न्यूटन, वेट इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स F is 3 न्यूटन, द एंगल बिटवीन F1 एंड F2। अब इसके दो मेथड्स हैं। पहला मेथड ये होगा कि आप ये पूरा फॉर्मूला लिखें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a की जगह 2 पुट कर दें, b की जगह 5 पुट करें, रिजल्टेंट की जगह 3 पुट करें। अल्टीमेटली आप cos इनवर्स ऑफ समथिंग ये आप थीटा पे पहुंच जाएंगे। इसको अगर आप मजीद बगौर देखें तो ये दो वेक्टर्स हैं 5 और 2। इन 5 और 2 का अगर हम डिफरेंस लें तो आंसर आता है 3, यानी एक्चुअल में इनका आंसर यूं आ रहा है 5 माइनस 2। अब आपको याद होगा वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट में अगर a माइनस बी करते हैं तो आंसर मिनिमम आता है। और ये एंगल कितने एंगल 180 डिग्रीज पर। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको इस पूरे फॉर्मूला से भी सॉल्व करेंगे तो भी अल्टीमेटली आपके पास आएगा cos इनवर्स -1 विच इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। और अगर आप इस पे थोड़ा सा इनसाइट डेवलप करेंगे 5 माइनस 2 वेक्टर माइनस हो रहे हैं और माइनस वेक्टर कब होते हैं 180 डिग्रीज पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 180 डिग्रीज। If fx is 20, theta is 60 with horizontal then f, we know that fx is equal to f cos theta। अब यहां पर थीटा की जगह हम 60 डिग्री पुट कर देते हैं। हमें f फाइंड करना है तो fx डिवाइडेड बाय cos 60 इक्वल्स टू f। cos 60 इज इक्वल टू 1/2 तो 20 डिवाइडेड बाय 1/2
is equal to 40 Newton. So we will have answer 40 newtons. Components of vector of 7i plus 3j along z axis. देखें i यूनिट वेक्टर है x एक्सिस में, j यूनिट वेक्टर है y एक्सिस में, यहाँ पर k एग्जिस्ट नहीं कर रहा. इट मीन्स देयर इज नो पार्ट ऑफ दिस वेक्टर along z axis. y component of vector is under root 3 times of x component. Then the angle which the vector makes with x axis, angle find करने का तरीका होता है theta is equal to tan inverse ay divided by ax. Now it says y component is under root 3 times of the x component. यानी if x component is 1, then y component is under root 3 times. तो tan inverse under root 3 will give you the angle 60 degree, क्योंकि tan inverse under root 3 की वैल्यू होती है 60 degrees. A force of 10 Newton making an angle 30 degree with y axis. Then its x component. मैंने आपसे कहा था जब एंगल y axis के साथ बनता है तो x component हम ऐसे फाइंड करते हैं a sin theta से. So sin vector a is 10, sin 30 is 1 by 2. So 5 Newton will be the right answer. That's the key concept. Vector angle is 30 degree with y axis. Which vector has magnitude 1? अगर आप इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो आंसर मैग्नीट्यूड लेने के बाद आएगा 3 + 3 + 3. सेकेंडली आपको यह भी देखना है कि मैग्नीट्यूड 1 किस वेक्टर का होता है, एक यूनिट वेक्टर का. और यूनिट वेक्टर कब बनता है, जब कोई वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड पर डिवाइड हो. इसी सारे वेक्टर को अगर मैं यूं लिखूं i + j + k डिवाइडेड बाय √3, तो देखें i + j + k इसको अलग अलग डिवाइड कर दें तो यही कंडीशन बनेगी. अब ऊपर वेक्टर है और नीचे उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है. आप इसका अलग अलग मैग्नीट्यूड लेंगे तो आंसर 1 आएगा. सो ओनली वन वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज ऑप्शन सी कि इट इज अ यूनिट वेक्टर. इफ rx इज नेगेटिव एंड ry इज पॉजिटिव, rx नेगेटिव ry पॉजिटिव, क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल का आंसर होता है 180 - 5. The magnitude of dot and cross product are equal. The angle between the vectors. इस कॉन्सेप्ट को हम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में भी स्टडी करेंगे कि ए बी cos थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा. अब देखें कि cos और sin का मैग्नीट्यूड तब इक्वल होता है जब एंगल 45 डिग्रीज हो. तो यहाँ पे बहुत इजीली आंसर आपके पास आ जाएगा 45 डिग्रीज. Number of angles represent the direction of a vector in space. A space has 3 coordinates, x, y and z. So right answer will be 3. The resultant of 8 and 10 Newton can never be. Same principle, 8 और 10 को आपस में ऐड कर दें, 18 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 2. अब 2 और 18 के दरमियान कोई भी पॉसिबल आंसर आ सकता है. अब 2 और 18 यानी 18 से ग्रेटर है 20 न्यूटन इसका आंसर नहीं हो सकता. जबकि 2 और 18 के दरमियान 12 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है. सो 20 न्यूटन इज द राइट आंसर. a plus b is equal to a minus b, then the angle between a and b. I will give you the procedure and you will make it further. आप दोनों रिजल्टेंट्स को, a plus b का रिजल्टेंट है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, a माइनस बी का रिजल्टेंट है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस 2ab cos थीटा. अगेन लिसन, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लें. फर्दर इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर आपके पास cos थीटा इक्वल्स टू 0 आएगा. थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0 अप्लाई करेंगे
तो यू विल गेट द आंसर 90 डिग्रीज। सो इस टाइप का क्वेश्चन और भी कई फॉर्म्स में आता है। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड अगर a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है तो इनके दरम्यान एंगल 90 डिग्री होगा। i प्लस जे का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है i माइनस जे के तो भी इनके दरम्यान एंगल 90 डिग्री होगा। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट केस, इसको ध्यान में रखना है आपने। इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू r देन द एंगल बिटवीन a एंड b, मैंने आपको वेक्टर एडिशन में एक केस पढ़ाया था कि अगर वेक्टर a और वेक्टर b इक्वल है और उनका रिजल्टेंट भी आपस में इक्वल है तो उनके दरम्यान एंगल 120 डिग्रीज के इक्वल होगा। वेक्टर a is 2i minus 3j plus 4k and vector b is minus 2i plus 3j minus 4k. a and b are, अब इनके साइंस देखकर आपने इनके दरम्यान रिलेशन देखना है। This is plus 2 and this one is minus 2, anti-parallel. This one is minus 3 plus 3, again anti-parallel, plus 4 minus 4. So simply the three vectors, yeah, the three components are anti-parallel to each other. Part of vector 6i plus 9j minus 3k in yz plane. In y plane, unit vector is j. In z plane, unit vector is k. So j and k part will be lying in the yz plane. So right answer is 9i by 9j minus 3k. If a is equal to I plus j plus k, then a unit vector. A unit vector is actually the vector over its magnitude. Now the vector is given I plus j plus k and the magnitude 1 square plus 1 square plus 1 square. So answer is I plus j plus k divided by under root 3. So right option will be delta option. The angle between I plus I minus j and I plus j, अभी पिछले कुछ सवालों पहले मैंने आपको ये केस बताया कि अगर a प्लस बी बराबर है a माइनस बी के तो एंगल विल बी 90 डिग्रीज। A man walks from A to B, B to C and then C to D. The magnitude of displacement is 10 meter. The total distance traveled by the man. Displacement है shortest point, जबकि total distance वेक्टर 1, वेक्टर 2, वेक्टर 3, तो ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास जो आएगा वो आएगा 12 मीटर्स। इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू a डॉट b देन a प्लस b। अभी हमने पढ़ा कि a क्रॉस b और a डॉट b इक्वल होते हैं किस एंगल पे, 45 डिग्रीज पर। सो a प्लस b के क्वेश्चन में अगर आप 45 डिग्रीज पुट करते हैं यानी रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 45 होता है 1 ओवर अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 और ये 2 आपको सॉल्व होने के बाद ये आंसर देंगे। सो इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू a डॉट b देन a प्लस b इज इक्वल टू दिस डेल्टा ऑप्शन। द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू i minus 4 9i minus 4j, रिमेंबर दीज थ्री कंपोनेंट्स i, j and k are mutually perpendicular. So vector I is perpendicular to both j and k. तो ऐसा वेक्टर जो सिर्फ x एक्सिस पे लाई करेगा, I और j के जो z एक्सिस पे लाई करेगा, that will be perpendicular to both I and j. Again listen, I और j वेक्टर जो है ये हमारे पास x y प्लेन बना रहे हैं, ये x y प्लेन है, इससे परपेंडिकुलर जो है वो k कंपोनेंट है, so 13k will be perpendicular to these three vectors. Maximum number of rectangular components are 3, x axis, y axis and z axis. Maximum number of components are infinite. अगर कोई coordinate system मेंशन नहीं है तो सबसे maximum components जो है वो infinite consider होंगे। The resultant of two forces of equal magnitude is also equal to the magnitude of forces. ये वही केस है कि resultant is equal to vector A magnitude, vector B magnitude। ऐसा कब हुआ था जब एंगल 120 डिग्रीज के इक्वल था। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, स्पेशली वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स and the angle in the vector addition by rectangular components. Thank you.